ऐसी गायिका जिन्होंने बचपन में ही संगीत में अपना कदम रखते ही लोगों का मन मोह लिया था। वह मखमली आवाज़ की मलिका, जिन्हें मलिकाए गज़ल के नाम से जाना जाता है और लोग उन्हें गज़लों की रानी कहा करते थे। वह गायिका जिसके आवाज़ का जादू देश विदेश लोगों के सर चढ़कर बोलता था, लाखों लोग जिनके दीवाने थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 13 साल की उम्र में उन्हें एक राजा ने रानी बनाने का वादा करके उन्हें बिन ब्याही माँ बना दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी माँ लखनऊ की एक प्रसिद्ध तबायक थी और इनके पिता एक जाने माने वकील थे। उन्हें बचपन में ही उनकी माँ ने पाला पोसा और बड़ा किया था। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इनके पति ने ही इनके संगीत पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण यह मानसिक तौर पर बीमार रहने लगी थी। कौन थी वह गायिका और क्या था उनका पूरा नाम? उन्होंने कब और किस उम्र में गाना शुरू किया था और क्यों उनके पति ने उन्हें घर पर ही कैद किया हुआ था? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे बीते जमाने की गायिका बेगम अख्तर की। उनके होठ लाल थे। गजल रानी बेगम अख्तर ने अपनी आवाज में दर्द के साथ गाना गाया था। भारत बांग्लादेश के साथ युद्ध लड़ रहा था, लेकिन नई दिल्ली में ऊंचे सुरों के दौरान अपनी आवाज में आए ब्रेक को अपनी खूबी में बदल दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इसे कैसे ढालना है। साल था 1971 का। एक रात जब बेगम अख्तर ने प्रगति मैदान में लाइव प्रदर्शन किया तो युद्ध पीछे छूट गया। अपनी कविता स्नो ऑन द डेजर्ट में कश्मीर अमेरिकी कवि आगा शाहिद अली ने उस क्षण का वर्णन किया है जब रोशनी चली गई और शायरन बजने लगे, लेकिन चुपचाप बैठे दर्शकों में कोई हलचल नहीं हुई। माइक्रोफोन खत्म हो गया था, लेकिन वह गाती रही और उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही थी, जैसे वह पहले ही मर चुकी हो। यह कविता प्रसिद्ध गजल गायक बेगम अख्तर की श्रोताओं पर सम्मोहक पकड़ को दर्शाती है। भारत और पाकिस्तान में एक घरेलू नाम, एक गजल, ठुमरी और दादरा में अपनी परिष्कृत महारत के साथ साथ प्रसिद्ध उर्दू कवियों की रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। वह एकमात्र संगीतकार थी जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के परिषद में धूम्रपान करने की अनुमति थी। उनकी शिष्य रीता गांगुली ने उनकी आवाज़ मोहब्बत रिमीनिंग सिंह बेगम अख्तर में लिखा है। उनका संगीत दर्शकों तक अकेलेपन, दर्द, दमन और चुप्पी में चिन्हित था, जिन्हें एक ऐसी महिला कलाकार के रूप में याद किया जाता है जिनकी कला 1947 के बाद लखनऊ के कोठों से लेकर सिनेमा घरों और अंततः रेडियो तक फली फूली। लगभग 400 गीतों के साथ मलिकाए गजल, जैसा कि उन्हें लोकप्रिय रूप से कहा जाता है कि सीमा के दोनों ओर प्रशंसक थे। उन्हें 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक वैसे से एक सम्मानित महिला तक का सफर। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को यूपी के फैजाबाद में अख्तरी बाई फैजाबादी के रूप में हुआ, लेकिन उनके पिता ने उनकी मां, उनकी दूसरी पत्नी वैश्या मुख्तरी बाई अख्तर को स्वीकार किया था। जब वे 4 साल की थी तो उनके पिता के परिवार ने जोहरा और अख्तर को जहर मिलाकर खिलाया। जबकि जोहरा का निधन हो गया, अख्तर जीवित रही और संगीत की शरण ली। गांगुली लिखते हैं कि लेकिन उनके पहले शिक्षक ने संगीत की शिक्षा देने की आड़ में उनके साथ छेड़छाड़ और बाद में बिहार के राजा ने उनका यौन उत्पीड़न किया। जब वह सिर्फ 13 साल की थी तब उन्होंने एक लड़की शमीमा को जन्म दिया, जिन्हें उन्होंने बाकी दुनिया के सामने अपनी बहन के रूप में पेश किया। 15 साल की उम्र में उन्होंने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के साथ तत्कालीन कलकत्ता में अपनी सार्वजनिक शुरुआत की। बेहजाद लखनवी की गजल दीवाना बनाना था तो बना ही दे के साथ गायक के दर्शकों को मनमुग्ध कर दिया और इस तरह एक वंशानुगत वेश्या कलाकार से एक प्रसंगित गायिका तक की उनकी यात्रा शुरू हुई। भारत में टॉकीज युग के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, किंग फॉर ए डे और 1933 में नल, दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन जल्द ही उनका
मोहभंग हो गया और वे लखनऊ लौट आई। 1945 में उन्होंने बैरिस्टर इस्यात अहमद अब्बासी से शादी की, जिन्होंने उन्हें मिर्जा गजल जैसे उर्दू महान लोगों से परिचित कराया। हालांकि अब्बासी से उनकी शादी ने उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाया, लेकिन पारंपरिक प्रतिसत्तात्मक मानदंडों के तहत इनके संगीत में उनके करियर को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उनके पति ने उन्हें अब और प्रदर्शन न करने के लिए कहा। लेकिन कई बार गर्भपात और मां की मौत के कारण उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। इसके बाद उन्हें संगीत लिखने की सलाह दी गई, जिससे उनके पति ने इनकार कर दिया। 1949 में वह एयर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लौटी, अपना परिचय बेगम अख्तर के रूप में दिया। 1962 में उन्होंने लखनऊ में चीन के साथ युद्ध की सहायता के केवल महिलाओं के लिए आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में गाना गाया। उसकी आवाज गांगुली ने अपनी किताब में लिखा। जैसा कि शायर कैफी आजमी कहते हैं, जब आप बेगम अख्तर के साथ दर्शकों में होते हैं तो आपको न केवल गजलें सुनने को मिलती हैं, बल्कि एक गजल देखने को भी मिलती है। उसी किताब में शीलाधर लिखती हैं कि पंडित जसराज जैसे संगीतकारों ने उनकी आवाज के कारण गायक को अपनाया और हरिप्रसाद चौरसिया बचपन में ही उन पर मोहित हो गए। वह आगे बताती हैं कि कैसे 1940 के दशक के मध्य में लता मंगेशकर ने एक बार अनुरोध किया कि बेगम अख्तर की आवाज़ गज़ल आकाशवाणी के आपकी फरमाइश पर बजाई जाए। अख्तर के नाम के साथ उनका नाम सुनने का रोमांच उनके लिए एक बेजोड़ अनुभव था। डॉक्यूमेंट्री के एक भारत में उनकी छात्रा शांति हीरानंद कहती हैं कि अख्तर को अपने दर्शकों के दौरान लाल लिपस्टिक लगाना, हमेशा एप्स्टन पहनना पसंद था और उनकी आवाज में दर्द था। रीता गांगुली ने अपनी किताब में लिखा कि जब एक प्रशंसक ने उनसे पूछा कि इतनी सारी सिगरेट कैसे पी सकती हो, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह वैसे भी अपने गले से नहीं गाती हैं। 60 साल की उम्र में अख्तर ने अहमदाबाद में एक संगीत कार्यक्रम में दर्शकों के दौरान अपनी आवाज से असंतुष्ट होकर सुर बढ़ाते समय खुद को इतना दबाव डाला कि इसके परिणाम स्वरूप वे बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 30 अक्टूबर 1974 को उन्होंने अपनी दोस्ती नीलम गामड़िया की बाहों में अंतिम सांसें ली। उनकी मजार लखनऊ में उनकी मां के बगल में अपने पैतृक भूखंड पर स्थित है। उन्होंने 2021 में अपनी मृत्यु तक हर साल उनके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए ऐसा किया। हर साल 7 अक्टूबर से 2021 तक सलीम मजार पर एक छोटी सभा की व्यवस्था करेगा, जहां दर्शक उनसे गीतों का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, आपको बेगम अख्तर के बारे में जानकर कैसा लगा है, उनके गजल आपको कैसे लगते हैं और उनकी स्टोरी जानकर आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको बेगम अख्तर के बारे में कोई और जानकारी है तो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।